आज जो है अब हम करेंगे फ्यूल की केस स्टडी। जब भी हम किसी की भी केस स्टडी करेंगे तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, जो कि बातें हम डिस्कस कर लेते हैं पहले ही केस स्टडी सोल्व करने से पहले, ताकि जब हम केस स्टडी को सोल्व करें तो हमें जो है कोई भी डिफ़िकल्टी किसी भी प्रकार की ना आए। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है फर्स्ट, वो ये है कि हमें केस स्टडी पहले केस स्टडी नहीं पढ़नी, केस स्टडी में लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो। तो मत इट मीन्स फर्स्ट थिंग्स you kept in the mind is first you read the question। पहले आपको क्वेश्चंस रीड करना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसके बाद ही हम केस स्टडी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हमारे माइंड में एक व्यू बन जाता है, अच्छा इसने प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल में से ही आंसर ढूंढने हैं। अच्छा इसने एक टेक्निक पूछी है हमसे, जो कि हमने अभी की नहीं करेंगे, टेलर की टेक्निक पूछी है तो टेलर की टेक्निक ये 9 टेक्निक है, इनमें से इसका आंसर होगा। अच्छा इसने टेलर के प्रिंसिपल पूछे हैं तो टेलर के अगर इसने प्रिंसिपल पूछे हैं तो ये टेलर के 4 प्रिंसिपल हैं, उन 4 में से कोई आंसर होगा। तो फिर हम उन बात को ध्यान रखते हुए ही केस स्टडी को पढ़ते हैं। अब जब हम देखेंगे, अच्छा इसने पूछा है फ्यूल के प्रिंसिपल, तो अगर क्वेश्चन या केस स्टडी ने कहा, मैंने ये चीज़ पहले भी हालांकि डिस्कस की है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या जनरल प्रिंसिपल या फ्यूल प्रिंसिपल, ये चीज़ें अगर बोली जाएं तो हमें उन 14 में से जो है सर्च करना है। जनरल प्रिंसिपल बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बताओ, या 14 प्रिंसिपल बताओ, या प्रिंसिपल बताओ, या सिंपल क्या कह दे प्रिंसिपल। तो हमें इन 14 में से ही सर्च करना है। हमारे माइंड में एक इमेज बन गई कि अच्छा इन 14 में से ही इसका कोई आंसर होगा, वो सर्च करना है। लेकिन अगर क्वेश्चंस कहे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल बताएं, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल बताएं, तो उस सिचुएशंस में हमें जो है टेलर के 4 प्रिंसिपल जो हैं उनमें से सर्च करने पड़ेगी। इट मीन्स उसने इनडायरेक्ट वे में टेलर के ही पूछे हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल बोला है या सिर्फ प्रिंसिपल बोला है। अगर वो सिर्फ प्रिंसिपल बोलता है तो 14 और साइंटिफिक बोलता है तो इन 4 में से। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जब हम केस स्टडी को डील करें। पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर गो थ्रू दी केस स्टडी, और उसमें कुछ कीवर्ड होंगे, हमने उनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अच्छा केस स्टडी को पढ़ना है, अंडरलाइन दी कीवर्ड, और माइंड में एक समरी सी बना लेनी है कि अच्छा ये पूरा केस जो है इन समरी फॉर्म ये कहने की जो है कोशिश कर रहा है। पूरी एक समरी बनाएंगे केस की, और फिर हमें कुछ वैसे कीवर्ड से पता चल जाएगा अच्छा ये वाला उस चीज़ उसने पूछा है, उनको अंडरलाइन करते चलेंगे इस तरीके से। अंडरलाइन की कीवर्ड्स को, फिर पूरी पिक्चर्स बनाई माइंड में, अच्छा पूरी केस स्टडी का कहने का जो समरी है वो ये है। उसके बाद हम उसको आंसर करेंगे कि इसने इस प्रिंसिपल का यूज़ किया है। अच्छा अब आंसर किस फॉर्म में देने हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ 1 मार्क्स में कि बताओ कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है इस केस स्टडी में, देन यू राइट ओनली द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल मान लो डिवीज़न ऑफ वर्क यूज़ हुआ है, या जो है एस्पिरिट डी कॉप्स यूज़ हुआ है, हमें सिर्फ उसका नाम बताना है। 1 मार्क्स में हमें उसकी कोई भी जो है एक्सप्लेनेशंस जो है नहीं देनी, सिर्फ 1 मार्क्स में सिर्फ उसका नाम बता देना है और कुछ भी हमें नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस पूछा गया है 2 मार्क्स में, और अगर उसने 2 प्रिंसिपल्स के नाम पूछे हैं तो भी सेम रहेगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल का नाम 1 मार्क्स का होगा तो भी हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स के नाम बताने। लेकिन अगर क्वेश्चन एक प्रिंसिपल पूछा है और वो 2 मार्क्स का है तो हमें उसका नेम भी बताना है, और साथ के साथ उसकी कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस भी दे देनी है कि इसका मतलब ये है, या केस स्टडी में जो बात लिखी गई है उसी को भी हम लिख सकते हैं। या फिर एक सिचुएशन हमारे सामने जो है ये अराइज हो सकती है, वो ये कि वो कहेगा क्योटिंग दी लाइन। अगर ये वर्ड पा जाए तुम्हें क्योटिंग दी लाइन, तो क्योटिंग दी लाइन का मतलब ये होगा कि क्वेश्चन कह रहा है, केस स्टडी कह रही है कि उस लाइन को आप अंडरलाइन करके बताओ, लिख के बताओ कि किस लाइन से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें ये वाला प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। तो आपको क्या करना है, उस केस स्टडी में प्रिंसिपल का नाम लिखना है जो भी यूज़ हुआ है। मान लो रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय यूज़ हुआ है तो आपको उसका नाम लिखना है और किस लाइन से पता चला, ये करके डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट,
जिस लाइन से पता चला वो लाइन लिख देंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा खत्म। तो इस तरीके से हमें जो है केस स्टडी के आंसर देने हैं। अगर ये कह दे क्योटिंग द लाइन, तो उस लाइन को बताना ही बताना पड़ेगा जिस लाइन से हमें पता चल रहा है। ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर एक ही प्रिंसिपल है 4 मार्क्स में, हालांकि पूछने के कम चांस से पूछ लिया गया, तो हमें कैसे इसको डील करना है, तो हमें इसको इस तरीके से डील करना होगा। 1 मार्क्स में उसका नेम बताया, सेकंड में उसकी क्योटिंग द लाइन, तीसरे में, थर्ड में उसका मीनिंग बता देंगे कि इसका मीनिंग ये होता है। मतलब हमने उसके 3 पैराग्राफ हम बना देंगे। हमने मीनिंग बताया, ये 3 नंबर। फोर्थ में हमने एक प्रकार से उसका समरी टाइप में लिख देंगे, समरी या कंक्लूजन की हेडिंग बना देंगे। कंक्लूजन में कुछ नहीं होगा, वही बातें जो हमने मीनिंग में बताई हैं उसी को लिख देंगे। इसमें थोड़ा सा केस स्टडी की 1-2 लाइन लिख देंगे और 1-2 बातें वो लिख देंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अगर हम इसमें एक चीज़ और डालना चाहें तो पॉजिटिव इफेक्ट भी लिख देंगे, क्योंकि एक ही प्रिंसिपल हुआ तो, और 4 नंबर में पूछा गया पॉजिटिव इफेक्ट और एक हम वॉयलेटिंग इफेक्ट। वॉयलेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होगा अगर हम इस प्रिंसिपल को तोड़ेंगे तो इसके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो हमें इसको बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स केप्ट इन माइंड इज दिस, आपको पहले क्वेश्चंस रीड करना है, बाद में जो है हम केस स्टडी पे जाएंगे। फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू रीड द केस स्टडी, ठीक है। अब जो है हम केस स्टडी करते हैं। तो ये फर्स्ट केस स्टडी है जो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने पूरी ये केस स्टडी यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़नी, हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द साइंटिफिक नहीं कहा इसने, क्या कहा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसका मतलब वो 14 वाले, विच वॉज नॉट फॉलोड बाय द मल्टीनेशनल कंपनी। ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी, इसने आपको ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है इसने यूज़ नहीं किया। नीरू एंड मोहन ने MBA कंप्लीटेड की और उन्होंने स्टार्ट वर्किंग कर दी एक MNC कंपनी में एट द सेम लेवल। दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। बोथ आर वर्किंग हार्ड एंड हैप्पी विद देयर एम्प्लॉयर, मतलब जो अपने मालिक से दोनों खुश हैं और खुशी खुशी काम कर रहे हैं। मोहन हैड द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग अबाउट हिज कलीग, मतलब उसकी आदत है पीठ पीछे गलत बातें बताने की, उनको एक दूसरे की कंप्लेन करने की, अपने कलीग के बारे में बुरा बोलने की और अपने बॉस को इम्प्रेस करने की। किसकी आदत है ये? मोहन की। अच्छा, मोहन की एक गलत आदत है बैक बाइटिंग की, वो पीठ पीछे कुछ मतलब ये रॉन्ग रिपोर्ट करता है। ऑल द एम्प्लॉई इन दी ऑर्गेनाइजेशन न्यू अबाउट इट, सब ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज़ को पता भी है। और अगर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है जब आप किसी को नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल हुई तो नीरू की जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर थी मोहन से। जो नीरू थी उसकी परफॉर्मेंस मोहन से बेटर थी, लेकिन बॉस ने क्या किया, बॉस का नाम मोहम्मद शरीफ था, उसने डिसाइड किया किसको प्रमोट करने के लिए, मोहन को। क्यों मोहन को क्यों किया? क्योंकि उसने सोचा कि है ना नीरू जो है फीमेल है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस हायर पोस्ट के लिए जो कॉम्प्लिकेशन होंगी, जो डिफ़िकल्टी होंगी वो फेस नहीं कर पाएगी। मतलब उसने नीरू को सिर्फ किस वजह से प्रमोट नहीं किया, फीमेल होने की वजह से। तो यहाँ पे आप लोग एक बार 1 मिनट के लिए अपना माइंड यूज़ करिए और बताइए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। यहाँ पे मेन इसकी थीम क्या है? मेन इसकी थीम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि यहाँ पे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपने फीमेल को प्रमोट कर दिया और मेल को नहीं किया, मेल को प्रमोट कर दिया, फीमेल को प्रमोट नहीं किया, जस्ट ये सोचकर कि वो फीमेल है। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ? 1 मिनट के लिए इसको पॉज करें और माइंड में सोचें और फिर मेरा आंसर सुने। यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ हुआ है उसका नाम है इक्विटी। ठीक है, अब देखिए ये 3 मार्क्स का है, तो 3 मार्क्स का है, हमें 3 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी। 1 मार्क्स का ये हो गया, हमने इक्विटी का बता दिया कि इसमें इक्विटी प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। सेकंड जो है हमें इसमें केस स्टडी के बारे में कुछ बता देंगे, उसने उसको प्रमोट किया, ये किया जो कि गलत था। तीसरा इक्विटी का हम मीनिंग बता देंगे। तो हमें 3 इसके पॉइंटों में आंसर देना है। फर्स्ट पॉइंट इक्विटी, सेकंड में केस स्टडी के बारे में बताया हल्का सा, और थर्ड में उसका मीनिंग बताया। अब हमारी नेक्स्ट केस स्टडी है। देखिए वही रूल, हमें पहले फर्स्ट रीड दी क्वेश्चन,
अबव पैराग्राफ इसने भी क्या कहा, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका मतलब वो 14 वाले, ये माइंड में रखना है। अगर यहाँ पे विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जगह वर्ड यूज होता साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो फिर जो भी हमने टेलर की किए नहीं वो 4 जो है हमारे माइंड में रख के हम केस स्टडी को डील करते हैं। अभी इसको रीड करते हैं। डॉक्टर आर के मिगलानी, द ओनर ऑफ मिगलानी नर्सिंग होम इज़ अ रिनोड सर्जन, वो सर्जन है आर के मिगलानी। 20 डॉक्टर्स हैं उसके पास, 40 नर्सिस हैं और 60 अटेंडेंट हैं, आर वर्किंग कर रहे, जो कि काम कर रहे हैं उसके नर्सिंग होम में। एवरी डे सेवरल सक्सेसफुल ऑपरेशंस आर कंडक्टेड हेयर, मतलब उसके मतलब हर दिन सक्सेसफुल ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे। मिस प्रतिज्ञा शर्मा, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, हैज़ बिन प्रिपेयरिंग हर प्रोजेक्ट ऑन दी नर्सिंग होम, ये एक लड़की है जो कि अपना प्रोजेक्ट बना रही है। वो जब भी वो परमिट टू विजिट नर्सिंग होम वंस ए वीक, वह वीक में जब भी जाती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हर विजिट शी ऑब्जर्व ए यूनिक थिंग, वह एक बहुत ही यूनिक थिंग ऑब्जर्व करती है। दैट इज़ whenever she visited the nursing home all faces were not visible, ये देखिए अंडरलाइन करिए इसको, she visiting the nursing home all faces were not visible, instead she found new faces, वो न्यू फेसेस जो है देख मिलते हैं उसको, मतलब जो पुराने बंदे होते हैं वो नहीं मिलते, हर टाइम उसको न्यू फेसेस मिलते हैं। ऑन स्क्रूटनी, ये वर्ड देखिए ऑन स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच करने पर, उसका उस बात का पता लगाने पर। स्क्रूटनी जांच करने पर पता चला, इट्स ट्रांसपायर्ड दैट बिहेवियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर वाज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। पीपल कम हेयर सर्व फॉर अ फ्यू डेज एंड गो अवे, मतलब जो लोग आते हैं वो अपनी सर्विस जो है कुछ ही दिनों के लिए दे पाते हैं और फिर वो छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको बताना है, माइंड लगा के पॉज करिए इस वीडियो को यहीं पर और माइंड लगा के बताइए कि कौन सा जो है इसमें जो प्रिंसिपल यूज़ हुआ है। तो देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो बंदे हैं वो ओल्ड पीपल हैं, वो बार बार जा रहे हैं, कोई भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रुक नहीं रहा, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप बताइए इसमें कि, और इसके आपको 2 कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं कि जब हम इस प्रिंसिपल को इग्नोर करेंगे तो इसके क्या परिणाम होंगे। तो इसमें जो है बंदे बार बार जा रहे हैं छोड़ के, यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज़ हुआ है उसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। अच्छा, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस इसके जो होंगे, एक तो जब न्यू, मैंने बताया था आपको जब मैंने ये प्रिंसिपल करवाए थे उन वीडियो में भी, जब न्यू बंदे आएंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो हमारे ट्रेनिंग में बहुत सारा खर्चा होगा, और ट्रेनिंग भी देंगे उससे पहले उनको रिक्रूट करना पड़ेगा। रिक्रूट हम मतलब एक प्रकार से भर्ती करना पड़ेगा उनको, तो रिक्रूट के लिए हमें ऐड निकालनी पड़ेगी, तो हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमें निकालनी पड़ेगी ना। 1 मतलब नर्स रिक्वायर्ड या 2 नर्सेस रिक्वायर्ड, उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, तो वो हमारा खर्च होगा। तो इसको हम कहेंगे, एक तो हमारा रिक्रूटमेंट एक्सपेंस बढ़ जाएगा, रिक्रूटमेंट एक्सपेंस, और एक जो है हमारा ट्रेनिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये 2 तरीके के एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। और एक जो है अगर नए बंदे बार बार होंगे, एक इसकी और हम अगर लिखना चाहें तो ट्रस्ट वर्दीनेस जो है हॉस्पिटल की वो ख़त्म हो जाएगी। वहाँ के लोग कहेंगे कि बार बार नए बंदे आ रहे हैं, हम इन पे ट्रस्ट कैसे करें, क्योंकि एक डॉक्टर है वो वहाँ पे पिछले 10 ईयर से अपनी सर्विस दे रहा है, तो लोगों को उसमें फेथ हो जाएगा, ये पिछले 10 साल से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है। लेकिन बार बार न्यू डॉक्टर आ रहे हैं तो वो कहेंगे भाई पता नहीं कैसा डॉक्टर है, नया डॉक्टर आ रहा है, तो ट्रस्ट वर्दीनेस खत्म हो जाएगी। ये हमने केस दूसरा किया। अब नेक्स्ट जो केस स्टडी, आज की 3rd केस स्टडी है, फिर से हमारा वही रूल, हम जो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये नेक्स्ट पेज पे था इसलिए मैंने एक बार यहीं पे लिख दिया ताकि ये इसमें व्यू हो सके। आइडेंटिफाई 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल बताने हैं, ओके, और क्योट द लाइन, वो लाइन भी बतानी है। तो देखो 2 प्रिंसिपल, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 प्रिंसिपल 2 नंबर के, क्योट द लाइन, दोनों की लाइन क्योट करोगे तो 2 नंबर उसके, 4 नंबर, हमें इतना एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, जैसे अपने स्कूल में 3 डिपार्टमेंट, सेम उसी तरीके से
3 डिपार्टमेंट है, आर्ट साइंस और कॉमर्स के। इन अ कॉलेज डॉक्टर साहिल बुधिराजा इज द हेड ऑफ ऑल द 3 डिपार्टमेंट। एक बंदा है जिसका नाम डॉक्टर सोहिल बुधिराजा नाम है, वो तीनों ही डिपार्टमेंट का हेड है। उसने एमकॉम कर रखी है, एमकॉम है वो और पीएचडी भी है। उसके बाद डॉक्टर रेखा सूद इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। डॉक्टर रेखा सूद जो है प्रिंसिपल है कॉलेज की। शी ऑलवेज कीप दिस माइंड दैट वट एवर मैसेज शी इज टू कन्वे टू द टीचर शुड बी रूटेड थ्रू द मीडियम ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। वो कह रही है कि अगर टीचर को कोई भी मैसेज कन्वे करना है, मतलब मीन्स टू से दैट, मान लीजिए ये है टीचर को कोई भी मैसेज कन्वे करना है तो टीचर्स पहले कहेंगे किसको, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अगर कोई बात कहनी है फिर वो किसको कहेंगे, प्रिंसिपल को। मतलब टीचर को अगर कोई बात प्रिंसिपल तक पहुंचानी तो टीचर डायरेक्ट नहीं, टीचर पहले किसको बताएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। फिर जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बताएगा, प्रिंसिपल को। सेम प्रिंसिपल को भी अगर टीचर तक कोई बात पहुंचानी है तो वो पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताएगा, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बताएगा, टीचर्स को। ये वाली चीज़ जो है इसमें पूछी गई है। अब इसने कहा शी is to convey to the teacher should be routed through the medium of the head of department। वही बात, all teacher have also been instructed that they too should communicate with the principal through the medium of head of department। मतलब प्रिंसिपल भी ऐसे कम्युनिकेट करेगा और टीचर्स भी। Thus there is pre-defined arrangement of communication। इस कह रहे इस तरीके से डिफाइंड अरेंजमेंट हमने पहले से बता दिया कि कम्युनिकेशन इस तरीके से होगा कि टीचर्स को प्रिंसिपल तक पहुंचानी तो टीचर हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल को। इन द कॉलेज डॉक्टर बुधिराजा इज लुकिंग आफ्टर 3 डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर। वो कह रहा है कि डॉक्टर बुधिराजा को एक प्रॉब्लम हो रहा है कि तीनों डिपार्टमेंट अलग अलग नेचर है, क्योंकि आर्ट अलग नेचर का है, साइंस अलग और कॉमर्स अलग। ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल दैम प्रॉपरली। वो उन तीनों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो आपको बताना है इनमें कौन सा प्रिंसिपल जो है यूज़ नहीं, मतलब यूज़ हुआ है और किस लाइन से पता चल रहा है। ठीक है, तो एक तो इसमें जो देखो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि अगर टीचर को कोई बात प्रिंसिपल तक पहुंचानी तो टीचर हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल को। तो ये यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज़ हुआ, स्केलर चेन। कौन सी लाइन को क्यूट करना है, वो उसने कहा था ना, क्यूटेड द लाइन। ये इस लाइन को, शी इज टू कन्वे टू द टीचर शुड बी रूटेड थ्रू द मीडियम ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। इस लाइन को हम क्यूट कर सकते हैं। दूसरा कौन सा, मैंने कहा था आपको एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताया था कल, उसमें बताया था 1 हेड फॉर 1 प्लान। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्लान है, आर्ट अलग नेचर का है, साइंस अलग नेचर का है, कॉमर्स अलग नेचर का है। मैंने उसको बताया था अगर हमारे पास शूज़ का बिजनेस अलग है और हमारे पास जो है क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग नेचर के होंगे तो उन दोनों के लिए अलग अलग हेड होने चाहिए। नहीं तो मैंने बताया था कि आपको ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे उस अकेले को ही तीनों अलग अलग नेचर के डिपार्टमेंट जो है हैंडल करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जो प्रिंसिपल वायलेट हुआ है उसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस लाइन से पता चला ये चीज़, ये कह रहा है कि लुकिंग आफ्टर 3 डॉक्टर बुधिराजा इज लुकिंग आफ्टर डिफरेंट नेचर, ही इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम प्रॉपरली। तीनों डिफरेंट नेचर के डिपार्टमेंट है जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये लाइन हमें इन्वर्टेड कोमा में लिखनी है। दोनों पहले दोनों प्रिंसिपल्स के नाम बताने कि ये दोनों इसमें जो है फॉलो नहीं हुए, या फिर आप ऐसे एक एक करके बता सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन वो उस लाइन को क्योट कर सकते हैं, फिर बता सकते हैं सेकंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर उसकी लाइन को क्योट कर सकते हैं कि इस लाइन से पता चल रहा है। अब जो है ये जो केस है 4th, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को, और ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है और उसका क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। देखिए ये इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे ये हमें अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके माइंड में आए आप उसको लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने केस किया था कि बार बार बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं उसमें डॉक्टर में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा।
तो आपके माइंड में आपकी जो कॉमन सेंस जो कहती है हमें वही लिखना है। अब हमें इतने रट्टे नहीं मारने कि हम उस चीज़ को रटें कि इसका क्या कहेगा ये, जो भी आपके मन में कॉमन सी चीज़ बात आ रही है वो आप लिख सकते हैं अपनी कॉमन सेंस यूज़ करके कि अच्छा इसका ये इफेक्ट होगा, अपनी तरफ से बना के जो तुम्हारी कॉमन सेंस कह रही है। ये आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शंस में लिखना है। और अगर तुम्हें फेयोल के प्रिंसिपल, अगर इफ़ यू नीड कि और प्रिंसिपल्स को मैं कवर करूं फेयोल के और केस स्टडी करूं, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, और या फिर हमें टेलर के करके फिर और कवर करने हैं तो वो भी बताना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।